हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। आज का ये जो वीडियो है हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, तो अगर आप उनको देख कर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो तक पहुँचिए, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इनके पहले के वीडियोस में मैंने बेसिक सा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी होती है, ध्यान में रखना होता है, ये बताया। दूसरे वाले पार्ट में मैंने आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, उसमें प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में समझाया, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमें ऐसा लगता है कि दो पार्ट जो है हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो दो टाइप के होंगे, ये भी फिर से। पहला प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन्स। अब जैसा कि मैंने बोला था, प्राइमरी ऑर्गन या गोनैड उसे कहते हैं जहां पर जर्म सेल्स का निर्माण होता है, वहां पर उनका सिंथेसिस होता है, मतलब जिनको हम गैमेट्स कहते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो फीमेल में जो गैमेट है वो ओवरी में बनता है, तो ओवरी जो होगा वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, क्योंकि वहां पर गैमेट का निर्माण होता है, वहां पर गैमेट बनते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ऑर्गन क्या होगा? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन सारे ऑर्गन को एक साथ कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन गैमेट नहीं बनाते हैं। गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना, उसको मैच्योर करना, फर्टिलाइज करना, इन सारी चीज़ों में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स को हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन आएंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फिर आएगा यूट्रस, यूट्रस, फिर आएगा सर्विक्स एंड वजाइना, तो हम उसको लिख लेते हैं एक साथ, वजाइना ही लिख लेते हैं, ठीक है। और एक फिर आखिर में आउटर जेनिटल जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग वल्वा, तो आखिर में आएगा वल्वा। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना और वल्वा, ये जो चार पार्ट होते हैं, ये थर्ड लिखा ना, ये तीसरा लिखा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ये होता है अपने पास चार सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इनको वैसे ही हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। आज का ये जो लेक्चर है लगभग पूरी तरीके से ओवरी के ऊपर डेडिकेटेड होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, बट ओवरी जो है एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसमें सिस्टम होता है। तो अब हम लोग ओवरी से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए ओवरी से शुरू करते हैं। अब ओवरी जानते हैं, ओवरी क्या होता है? तो देखिए, अगर हम एक रफ सा रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग समथिंग लाइक दिस। ये वाला गड़बड़ हो गया भाई, ओह ये तो पूरा चला गया, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ से एक और फैलोपियन ट्यूब आएगा, ठीक है, तो फिर ये बराबर देखने को मिलेगा। अब ये हुआ अपना स्ट्रक्चर, हाँ, इसको हम बोलते हैं ओवरी, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ये हो गया यूट्रस, हाँ। अब नीचे के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेटर करते हैं, इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ओह,
ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये होता है वजाइना, ये जो ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वजाइना, और ये जो बाहर ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं वल्वा, ठीक है। तो यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एक फेलोपियन ट्यूब और एक ओवरी इस तरफ है, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको देख के शायद समझ में आ रहा होगा कि ओवरी है और ओवरी के ऊपर ऐसे फेलोपियन ट्यूब है, दोनों ऐसे चिपके हुए नहीं होते। कई बार ऐसा डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ओवरी को फेलोपियन ट्यूब में ऐसे पकड़ के रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फेलोपियन ट्यूब दूर है और ओवरी उससे दूर है, दोनों बहुत दूर होता है, ठीक है। अब ये ओवरी क्या करती है? ओवरी जो है वो oogenesis करती है। oogenesis का मतलब क्या हुआ? एग का फॉर्मेशन करती है, एग बनाती है, एग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, उसी को हम लोग oogenesis बोलते हैं। इसके अलावा ये एक और काम करेगी, इसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब एग को रिलीज करती है, ठीक, एग को रिलीज करती है। अब जब एग रिलीज होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब सॉरी ओवरी से जब एग रिलीज होता है, तो जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब के जो फिम्बरी होते हैं, फिम्बरी मतलब ये जो फिंगर जैसा आपको दिख रहा है, ये उस एग को ऐसे कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके अंदर ले लेते हैं, और वो जो है ऐसे 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 करके अंदर चला जाता है और फर्टिलाइज होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार फेलोपियन ट्यूब जो है उस ओवा को, उस एग को जाके कैप्चर कर ले। कभी कभी ऐसा हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि फेलोपियन ट्यूब जो है उस ओवरी को उस ओवा को कैप्चर नहीं कर पाते और ओवा जो है बॉडी कैविटी में घूमती है और कुछ टाइम के बाद, घूमने के बाद वो डिजेनरेट हो जाती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक ओवा रिलीज हुआ, ये फेलोपियन ट्यूब मिस कर गया, ये पूरा ओवा जो है घूम के इस तरफ आ जाता है और यहाँ का फेलोपियन ट्यूब उसको कैच कर लेता है। तो यहाँ से निकला हुआ ओवा उस वाले फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है और यहाँ से निकला हुआ ओवा इस वाले फेलोपियन ट्यूब में जा सकता है। ये आपको बहुत कम जगह ही समझ में आएगा, ये बहुत क्लियर लोगों को क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से जिस फेलोपियन ट्यूब से ओवा आ रहा है उसी फेलोपियन ट्यूब में, उसी तरफ के ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ है। ओव्यूलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें हार्मोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। हम उन हार्मोन्स के बारे में आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आगे कुछ इस प्रकार से होगा कि ओवरी जो होती है, इसको ओवरी को थोड़ा सा अपन बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर में क्या होगा कि ओवा डेवलप होगा। अब ये ओवा जो होता है ये सिंगल सेल के फॉर्म में डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ओवा डेवलप होता है एक क्लस्टर ऑफ सेल के अंदर बंद, जिसको हम फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। अब ये फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सेल इनक्लोजिंग अ हॉलो कैविटी, कोशिकाओं का एक ऐसा गुच्छा जो कि एक खोखली जगह को चारों तरफ से घेर के रखे हुए है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल कहते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ होगा, जैसे ब्लास्टुला बनता है वैसा कुछ है ना, तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फॉलिकल। अब ओवा जब बनता है तो ऐसे ही फॉलिकल के बीच में बनता है, यहाँ कहीं पर होगा ओवा, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब ये जो ओवा है ये इन कोशिकाओं के बीच में रहता है और यहीं पर धीरे धीरे मैच्योर होता है, ठीक है। अब देखो मेल में जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी के टाइम पर ही स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी मतलब जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसी टाइम को हम लोग, उसी टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं, टीनेज जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं। तो प्यूबर्टी के समय स्पर्म का प्रोडक्शन मेल बॉडी में स्टार्ट होता है। अब फीमेल बॉडी के अंदर में क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर में जो
ओवा है वो जन्म से पहले बन जाता है, जो ओवा होते हैं वो जन्म के पहले बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल में भी ओवा का डेवलपमेंट जो है वो प्यूबर्टी के बाद आएगा, ठीक है, दोनों में अलग है, बहुत ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो एक ओवा है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गया था फीमेल बॉडी के अंदर, और जब एक फीमेल पैदा होती है उस समय उसकी बॉडी के अंदर ओवा होते हैं, लेकिन वो अनडेवलप्ड स्टेज में होते हैं, ठीक है, अनडेवलप्ड स्टेज में होते हैं। अब ये जो ओवा है इनके आसपास क्लस्टर है सेल का। अब ओवा भी अनडेवलप्ड है, उसके आसपास का क्लस्टर भी अनडेवलप्ड है, यानी कि ये भी अनडेवलप्ड है और आसपास जो फॉलिकल है वो भी अनडेवलप्ड है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। एक स्टेज हुआ उस फीमेल की जन्म के समय, जिस फीमेल को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा स्टेज आता है आगे, जब वो प्यूबर्टी के टाइम पर पहुंचेगी तब उसमें दूसरा स्टेज आएगा, वो डेवलपमेंट होगा। अब एक साथ ओवरी में 50-60 हजार ओवा होते हैं, एक साइड के ओवरी में 50-60 हजार, दूसरे साइड में 50-60 हजार, लगभग 1.5 लाख तक भी, 80-80 हजार भी हो सकते हैं, लगभग 1.5 लाख तक फॉलिकल या ओवा एक दोनों ओवरी मिलाकर एक फीमेल के अंदर हो सकते हैं। सॉरी फॉर दिस। अब ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, अब वीडियो में थोड़ा अजीब सा लगता तो है, पर अब हो गया, माफ़ कर दीजिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर्दी है, बारिश हो रही है, भीग के कभी कभी आ जाते हैं, वैसे तो आज नहीं आए हैं भीग के, पर हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो हम ये बता रहे थे कि दोनों तरफ एक एक ओवरी है। एक बार और छींक आएगी ऐसा लग रहा है, नहीं आ रही है, जा रही है, हाँ। तो ये बड़ा इरिटेटिंग होता है, छींक आ जाए मज़ा आ जाता है। तो दोनों तरफ एक एक ओवरी है, दोनों ओवरी में लगभग 70,000-80,000, इंडिविजुअल डिपेंड करता है, हम मान लेते हैं चलो 70,000, 1,40,000 ओवा टोटल होते हैं फीमेल बॉडी में। अब ये सबके सब एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने बोला, एक स्टेज पैदा होने के टाइम पे, दूसरा स्टेज प्यूबर्टी के टाइम पे, तीसरा स्टेज, अब वो 50-60 हजार ओवा में से कुछ ओवा एक साथ फर्दर डेवलप करना शुरू करते हैं, वो फॉलिकल पूरा डेवलप करता है, उनमें से कोई एक जो है वो बाकी सबसे थोड़ा सा जल्दी डेवलप कर जाता है और वही ओव्यूलेट करता है, उसमें से ओवा निकलता, बाकी सब डिजेनरेट हो जाते हैं। तो हर मंथ लगभग 20 से 40 फॉलिकल एक साथ डेवलप होते हैं, तो 3 अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसी डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि ये जो ओवा और फॉलिकल दोनों हैं, ये जब बने हैं पहली बार तो अनडेवलप्ड बने हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं फॉलिकल को पहले, उसके बाद ओवा जो है बहुत सिंपल सा है, उसमें प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, वो बहुत सिंपल है। फॉलिकल को समझते हैं, ठीक है। तो फॉलिकल किस तरीके से होता है। अब एक होता है प्राइमोइडियल फॉलिकल, ठीक है, क्या होता है प्राइमोइडियल फॉलिकल, पहला वाला फॉलिकल। फॉलिकल क्या है, सेल का एक गुच्छा है, उस गुच्छे के बीच में ओवा है ना, खोखली जगह है, खाली जगह है, उस खाली जगह में ओवा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज हुआ, इसको बोलते हैं प्राइमोइडियल फॉलिकल। क्या है ये, प्राइमोइडल फॉलिकल। अब प्राइमोइडल फॉलिकल जो होता है बहुत छोटा सा होता है, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन प्राइमरी के पहले उससे भी छोटा एक फॉलिकल बना है, उसका नाम नहीं लिखा है पर वो फोटो में बना हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एनसीईआरटी वाला बोलता है भैया तुमको मैं फोटो खींच के दिया हूँ, चुपचाप उसको पढ़ो, ठीक है, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, तो इसके लिए मैं हूँ, है ना, मैं आपको बताऊंगा कि उसका नाम क्या है, प्राइमोइडियल फॉलिकल। अब इस प्राइमोइडियल फॉलिकल में देखिए बीच में ब्लू कलर का हुआ है और उसके आसपास सिंगल लेयर है, फॉलिकल में सेल का एक सिंगल लेयर है और इसका साइज जो है बहुत छोटा है, इसको हम प्राइमोइडियल फॉलिकल बोलते हैं। ये कब होता है, ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। किसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, जिस फीमेल के फॉलिकल को हम स्टडी कर रहे हैं उस फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब वो फीमेल जब पैदा नहीं हुई थी तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर अंदर जो ओवा होता है वो मियोसिस के बीच में अटका हुआ होता है प्रोफेज 1 में। ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये सब आपने जिन लोगों ने पहले पुस्तक वगैरह पढ़ा, पहले कहीं से पढ़ा, तो ये सारी जो शब्द हैं उनके दिमाग में आ रहे होंगे, उन पर भी आएंगे। हम लोग एक एक करके डील कर रहे हैं। तो पहले हम लोग फॉलिकल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होइएगा नहीं। चलिए अब इसके बाद सेकेंडरी वाला। प्राइमोइडियल और सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ साइज का फर्क होता है, ठीक है। साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ये जो होता है आफ्टर बर्थ बनता है। कब बनता है? ये बनता है आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है? ये फॉलिकल का साइज थोड़ा इंक्रीज होता है, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत क्लियर चीज है। अब प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ। हाँ, अब प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, देखो। अभी यहां पर आपको सिंगल लेयर, एक टाइप का सेल दिख रहा है ना, इस फॉलिकल में एक सिंगल टाइप का सेल दिख रहा है। अब क्या होगा कि ये जो सिंगल टाइप का सेल है, इसी के मल्टीपल लेयर्स बन जाएंगे। इस सिंगल टाइप के सेल के मल्टीपल लेयर्स बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक। बनने शुरू हो जाएंगे। अभी 3 है, ऐसे करते करते बहुत सारे लेयर हो जाएंगे, ठीक है। और इन सारे लेयर्स के बीच में कहीं पर फंसा हुआ होगा अपना ओवा। इसके अलावा क्या होगा? अब यहाँ पर आपको नए टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, जो कि मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये ग्रीन वाला, और इसके बाहर एक और लेयर बनेगा जिसका कलर मैं येलो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये येलो वाला, ग्रीन वाला, और फिर ये येलो वाला। अब देखो फॉलिकल, देखो है ना, बीच में वो ब्लू कलर का छोटू सा ओवा फंसा हुआ है। ओवा भी थोड़ा डेवलप होगा, बड़ा होगा, मैंने बहुत ही छोटा बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अभी ये फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज ऑफ फॉलिकल। सेकेंडरी स्टेज या सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब इसमें एक नया देखने को मिला, ये 2 नए लेयर देखने को मिले, एक येलो वाले और एक ग्रीन वाले। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका, ठीक है। येलो वाला बाहर की तरफ है तो इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या बोला इसको? थीका एक्सटर्ना। और अंदर ग्रीन वाला अंदर की तरफ है, इसको बोले थीका इंटरना। अब मैं ये चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग यहीं पर इसका स्क्रीनशॉट या पॉज जो करना है आपको कर लीजिए एक बार, ताकि हम लोग आसानी से आगे बढ़ सके इसमें, ठीक है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आपको, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगता है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ते भाई। हाँ, अब देखो थीका को रहते हैं यहीं पर। अब देखिए अगला स्टेज देखते हैं, ठीक है। अगले स्टेज में क्या होगा कि ये थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना तो है, ये है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना है। तो चले थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना को बना देते। बड़ा सुंदर बन रहा है वैसे ना, मेरे को कलरफुल लग रहा है। डायग्राम तो मेरे बहुत अच्छे हैं नहीं, पर ये मल्टीपल कलर्स हो जाता है ना तो बड़ा सुंदर लगता है कि नहीं? ऐसा तुम लोग हाँ बोलोगे भी तो कौन सा सुनाई देगा मेरे को, बट फिर भी ऐसे ही गोला बनाते देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बोलूँगा। वैसे यूट्यूब है, अब चाहो तो थोड़ा सा इसको 10-20 सेकंड फॉरवर्ड कर लीजिए, तो आपको मेरे को ये गोला बनाते हुए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर थोड़ा स्लो हो रहा है, फास्ट पढ़ाइए। तो कभी कभी होता है कि कुछ चैप्टर हमें स्लो ही पढ़ाने पड़ते हैं, है ना, या कुछ चीज़ें होती है जो स्लो पढ़ानी पड़ती है। जो पहले पढ़े होते हैं, जिनको आता है, वो थोड़े से बोर हो जाते हैं उन चीज़ों में, तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना। या तो एक अच्छा ये तरीका होता है कि प्लेबैक स्पीड जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। प्लेबैक स्पीड 2x में कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 में कर लीजिए, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो YouTube का ये फ़ायदा तो है। अब देखिए, ये बात करते करते मैंने बना दिया है। अब इसमें मैंने, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो अंदर वाला लेयर है,
इसके मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं। अब ये मल्टीपल लेयर जो है ना, ये क्या होते हैं, अब बीच में से एक जगह पे खसकने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, बीच में ओवा बना देता है, एक जगह पे खसकने लगेंगे। ठीक है, चलो, तो होगा क्या कि यहाँ पे छोटा सा स्पेस बनने लगेगा, यहाँ पे छोटा सा स्पेस बनने लगेगा। ठीक है, जहां पर पहले व्हाइट सेल्स थे वहां से खसक के एक तरफ आ रहे हैं, वो लोग एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल था उसमें थीका लेयर बन गया था। ठीक है, अब ये जो व्हाइट वाला लेयर था, इसका नाम ही लिखना भूल गया, बताओ क्या आदमी, इसका क्या नाम होता है, ग्रेन्युलोसा सेल। इसका नाम होता है ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, अब ये ग्रेन्युलोसा सेल जो है वो एक तरफ खसकने लग जाता है, और यहाँ पर एंट्रम दिखने लग जाता है। ठीक है, एंट्रम जो है वो दिखने लग जाता है, एंट्रम जो होता है ये बनना शुरू हुआ तो हम इसको बोल देते हैं टर्शरी फॉलिकल। एंट्रम बनना शुरू हुआ और इसको हम बोलिए टर्शरी फॉलिकल। देखिए कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हाँ, अब ये और ये दोनों चीजें कब हो रही है, प्यूबर्टी में। ये भी प्यूबर्टी में हुआ, ये भी प्यूबर्टी में, इसके आगे सब कुछ प्यूबर्टी में। ठीक है, अब ये प्यूबर्टी में हुआ, तो प्यूबर्टी में हुआ तो हुआ, ठीक, प्यूबर्टी में ये हुआ। अब ये टर्शरी फॉलिकल बनेगा इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बनेगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं उनमें से कुछ जो है वो डेवलप होते चलते हैं। ठीक है, अब ऊपर का तो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, मैंने बोल दिया था। अब लास्ट फॉलिकल, इसका अगला फॉलिकल डेवलप होता है। अगला फॉलिकल किस तरीके से डेवलप होता है भैया, अब बाहर की तरफ जो सेल थे वो तो है ही है, वो तो कहीं नहीं जा रहे, हाँ वो तो है, तो वो सेल बन गए कुछ इस तरीके से। फिर से आप लोग गोला बनाते देख रहे हैं मेरे को, तो बस वही है, गोला बनाते देखने के बजाय क्या करें, 10-20 सेकंड फॉरवर्ड कर दें। अब गोला मुझे तो बनाना है, मैं तो अपने जीवन को फॉरवर्ड नहीं कर सकता ना, मेरे पास टाइम मशीन तो है नहीं, मेरे को एक गोला बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर पहले से गोला बना के क्यों नहीं रखे थे, तो पहले से गोला बना लेंगे, सब कुछ पहले से कर लेंगे तो मज़ा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले से गोला बना के नहीं रखे थे। अब आप लोग ज़रूर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बताओ, आप लोग तो यूट्यूब में बैठे हो, फॉरवर्ड कर लेंगे। मेरे क्लास के बच्चे जो हैं वो ऐसे ही 10-10 मिनट मेरे को गोला बनाते देखते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करते, श्रद्धा है उनके अंदर मेरे लिए है, तो उनके मन में जो श्रद्धा वो आप भी रख लीजिए, और नहीं है फॉरवर्ड कर लीजिए, जैसा आपकी इच्छा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं भैया। ये चलो आखिरी गोला बन रहा है भैया, इसके बाद और गोला नहीं बनाएंगे, भगवान कसम। ठीक है, अब ये जो एंट्रम जो है वो बड़ा सा हो गया, अब एंट्रम बड़ा सा हो गया, अब एंट्रम के बीच में ओवा जो है वो भी बड़ा सा हो गया। ठीक, ये ओवा बड़ा सा हो गया। अब ये एंट्रम, ठीक, इस बड़े से फॉलिकल को अब हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, डबल ए। एक मिनट, इसका स्पेलिंग जो है दिक्कत मुझे भी होती है बहुत बार। ठीक है, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। नाम से ऐसा लगता है कि एक सिंगल ए होगा और डबल एफ होगा, लेकिन होता क्या है, डबल ए है और एक एफ है, तो ये है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये एंट्रम बना क्यों है, क्यों ये ग्रेन्युलोसा सेल जो है एक तरफ खस के, असल में यही जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, यहीं से ओवा रिलीज होगा। कहाँ पर, ये ओवरी के अंदर बना है, ये इतना बड़ा होता है कि इसको टच कर सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर बड़ा होता है इसका डायमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप से, इतना बड़ा ये होता है, ओवरी के वॉल के ऊपर दिख जाता है। ठीक है, तो अब ये जो है, ये यहाँ से ओवा जो है ऐसे करके रप्चर होगा, तो ओवा को बाहर निकलना है, यहाँ से ओवा को क्या करना है, यहाँ से ऐसे बाहर निकलना है। तो ओवा को बाहर निकलने के लिए जगह देने के लिए क्या बन जाता है, ये एंट्रम बनता है और ग्रेन्युलोसा सेल एक साइड आ जाता है। तो जब ग्रेन्युलोसा सेल एक साइड आ जाते हैं, पूरा बड़ा सा एंट्रम बन जाता है, तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो अब ये कहाँ पर बन रहा था जी, ये कहाँ पर बन रहा था, ये बन रहा था इस ओवरी में। कहाँ पर बन रहा है ये सब कुछ, यहाँ पर ओवरी में बन रहा है। देखो अभी कितना सुंदर दिख रहा है, उस समय लग रहा था ना क्या बना रहे हैं सर, गोला गोला गोला, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, तो अब देखो इसमें और इसमें आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंस कम दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ,
ये ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करके यहाँ से थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता है। चलिए, अब लगभग सेम हो गया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्रम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक डिफरेंस जो है आपको दिख जाएगा। चलिए, अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा ग्राफियन फॉलिकल में डिफरेंस, ठीक है। थीका लेयर बना, मल्टीपल ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर बना, और धीरे 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 इतना सुंदर सा एक स्ट्रक्चर बनता है जो रप्चर होता है। अब ये सब कुछ कहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है। कहाँ पर दिखेगा, ये इस वाले लेयर में दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक, ठीक है। अब ये जो बीच का लेयर बच जाता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का रिप्रोडक्टिव फंक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर असल में होता है, यहाँ पर असल में होता है ब्लड वेसल्स। यहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा वस्कुलर रीजन है, बीच वाला हिस्सा जो है ये क्या है, वस्कुलर रीजन है। और जो रिप्रोडक्टिव रीजन होता है वो कहाँ पर होता है, रिप्रोडक्टिव रीजन जो होता है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियल सेल होता है, इसको हम बोलते हैं सरफेस एपिथेलियल सेल। क्या होता है, सरफेस एपिथेलियल सेल, सरफेस एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है फॉलिकल को लेके। अब फॉलिकल के अंदर में ओवा भी तो है, ठीक है। फॉलिकल के अंदर क्या है, ओवा है। अब फॉलिकल के अंदर ओवा है, ओवा कैसे बनता है, देखो ओवा कैसे बनता है, देखते हैं। ओवा जो है वो हैप्लॉइड होगा, है, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब ये ओवा बनता किससे है, एक डिप्लॉइड सेल से बनता है, उसको बोलते हैं ऊगोनिया। ऊगोनिया जो होता है एक 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल होता है। ये फीमेल बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है इसमें एक बार मायोसिस होगा, मियोसिस है ना, मायोसिस मियोसिस जैसा भी आप इसको बोलते हैं, ठीक, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, मियोसिस होने के बाद बनेगा प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है फर्दर एक बार और डिवाइड होगा, ठीक, इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फिर से एक बार डिवाइड होगा और आखिरी में बनेगा, इसको बोलेंगे ओवा, ठीक है। हाँ, अब देखो होता क्या है कि प्राइमरी oocyte, देखो ऊगोनिया जो है ये 2n स्ट्रक्चर डिवाइड होता है 2n स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte फिर से डिवाइड होता है और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, और इसको बोले सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा जब एक 2n 2n में टूटता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है, इसको अपन क्या करते हैं, कलर कर देते हैं ना, कलर करने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बताओ, बता ये गलत दिक्कत ना भैया, कलर कर देते हैं, ठीक है, इसको कलर कर देते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि पहली बार जब मियोसिस होगा तो 2n से जब n बनेंगे तो मेल में तो दोनों नए सेल जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी में क्या होता है कि इनमें से एक सेल डिजेनरेट हो जाता है, दूसरा जिंदा रहता है। इस डिजेनरेट सेल को पोलर बॉडी बोलते हैं। अब ये जो जिंदा रहने वाला सेल है ये फिर से डिवाइड करेगा और उसमें से एक सेल जो है वो मर जाएगा, इसको फिर से पोलर बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और आखिर में ये एक सिंगल बचता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब जब फॉलिकल रप्चर होता है तो ये सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होता है, मतलब ओव्यूलेशन में ओवा ना रिलीज होके क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। क्योंकि अब इसका ये जो मियोसिस है आगे होना चाहिए था, लेकिन वो मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है का मतलब आपको पता होगा, मियोसिस में प्रोफेज होता है, ठीक है, मेटाफेज होता है,
एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। 4 फेजेस होते हैं और ये भी 2-2 बार होते हैं, 1 और 2, फिर ये भी 1 और फिर ये 2, फिर मेटाफेज 1, फिर मेटाफेज 2, फिर टीलोफेज 1, फिर टीलोफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, सब कुछ 2-2 होता है। तो पहले प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2। ठीक है, अब मेटाफेज 2 में जाके ये लटक जाता है सेकेंडरी oocyte और अपने आप को कंप्लीट जो है वो नहीं कर पाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो कब कंप्लीट करेगा? कंप्लीट ये तब करेगा जब ये फर्टिलाइज होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़े टाइम के लिए ओवा बनता है और ओवा फिर तुरंत जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम का उसमें फर्क होता है। तो हम ऐसे कई बार बोल देते हैं ओव्यूलेशन में ओवा रिलीज होता है। मैं भी अपने क्लासेस में अपने लैंग्वेज के कन्वीनियंस के लिए बोल देता हूँ, बट एक्चुअली में रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, ना कि ओवा। क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ओवा रिलीज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या होता है। ठीक, मेरा कहने का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। देखो क्या है कि मेटाफेज का मतलब है क्रोमोसोम ऐसे बीच में लटक गए। इसके बाद होना क्या चाहिए कि यहां पर ऊपर में ऐसे सेंट्रोसोम आना चाहिए। अब ये सेंट्रोसोम कोलेजन फाइबर बनाएगा, इन क्रोमोसोम को पकड़ेगा और क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेगा। तो अगला स्टेज क्या आएगा? जब क्रोमोसोम को पकड़ के खींचा जाएगा ना, तो अगले वाले स्टेज में ये क्रोमोसोम जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ आधे और नीचे की तरफ आधे ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा क्योंकि ओवा के पास कोलेजन फाइबर बनाने वाला सेंट्रोसोम सेंट्रियोल होता ही नहीं है। और ये कौन देगा उसको? ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो कौन देगा इसको? स्पर्म। कौन देगा इसको? स्पर्म। स्पर्म अपना सेंट्रोसोम देता है, तब जाके मेटाफेज आगे कन्वर्ट होता है। ये एनाफेज कहलाएगा और जब ये लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो टीलोफेज, तब जाके हम बोलते हैं कि ओवा जो है वो डेवलप कंप्लीटली हो गया है। तो टेक्निकली क्या होता है? टेक्निकली होता यह है कि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है। इसको बोलते हैं माइटोटिक अरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? माइटोटिक अरेस्ट। किसमें अरेस्टेड है ये? मेटाफेज 2 में। अब इसके बाद एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 जब कंप्लीट होंगे तब हम इसको सेकेंडरी oocyte के बजाय ओवा कहेंगे। तो ओव्यूलेशन किसका होता है? ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी oocyte का, ना कि ओवा का। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको जरूर आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा कर देता हूँ भाई। ठीक, छोटा बड़ा कर देता हूँ। चल 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 ठीक है। अब ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट और ओवा का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं जहां पर से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? इस डायग्राम से शुरू किया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इस डायग्राम से शुरू किया था। ठीक, अब देखिए कि ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर ये सारी क्रियाकलाप जो है वो हो रही है। कहाँ पर हो रही है? ये यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जिसको ब्लू से मार्क कर रहा है। अब यही टाइम कि एक सेकेंडरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल तक डेवलप हो, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो और उसमें से ओवा जो है से फूट के बाहर निकले और उसके बाद फेलोपियन टिप उसको कैप्चर करे। ये पूरा का पूरा एक लंबा टाइम होता है, एक पूरा का पूरा साइकिल होता है कि हर बार ऐसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है और इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको मैं काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हुआ कि फॉलिकल के डेवलप होने के बाद रिलीज होने के बाद या तो डिजनरेट होने और ये डिजनरेट होने के बाद अगली बार फिर से रिलीज होने का जो साइकिल है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसी टाइम पीरियड के बीच में यूट्रस के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो यूट्रस और ओवरी जो होते हैं वो
इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रेडी होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि फीमेल बॉडी हर बार रेडी होती है कि अब फर्टिलाइजेशन होगा, तो लेकिन हर बार फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बॉडी जो होती है वो मेंस्ट्रुएट करती है और बॉडी से उस मसल लेयर को बॉडी से बाहर निकालती है, जिसमें ओवा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात आपको लगेगी थोड़ी सी अजीब सी कि ओवा को बॉडी से बाहर निकालने के लिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है यूट्रस की लेयर को बाहर निकालने के लिए। इवन जैसे कि मैंने बोला कई बार यहां से ओव्यूलेशन हुआ, ओवा बाहर निकला, ओवा को फैलोपियन ट्यूब कैप्चर करना चाहिए, लेकिन कई बार वो मिस हो जाता है, तो कभी कभी यहां से घूम के जाता है उस तरफ, उधर का फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, फिर उधर भी नहीं हो पाता, कभी कभी ओवा बाहर ही रह जाता है, बॉडी कैविटी में कहीं पर डीजनरेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये जो ओवा है वो तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी मेंस्ट्रुएशन होगा जरूर। तो मेंस्ट्रुएशन का जो लिंक है वो ओवा के साथ ना होकर किसके साथ होता है, उसका लिंक होता है यूट्रस के साथ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, चलिए इस चीज को फिर से रिपीट करते हैं। क्या बोला मैंने कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन इसमें फर्क है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन में फर्क है। साइकिल का मतलब हुआ कि हर मंथ एक ओवा का रिलीज होना, उसका अनफर्टिलाइज होके उसका डिजेनरेट होना और फिर अगली बार एक ओवा का रिलीज होना, तो ये कहलाता है साइकिल। और मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बॉडी फर्टिलाइज होने के लिए हर बार रेडी होती है, क्योंकि हर बार ओवा फर्टिलाइज होने के लिए ही रिलीज हो रहा है। तो अब बॉडी अपने आप को रेडी करती है, यूट्रस अपने आप को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है। उन तैयारियों के कारण जो मसल जो होते हैं डैमेज होते हैं, डैमेज किस तरीके से होते हैं मैं बताऊंगा, वो जो मसल होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों शब्दों में डिफरेंस है, इसमें बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। आई होप ये वाला शब्द आपको समझ में आया होगा। इनको मैं डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको जरूर क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक स्टेप और प्रोसेस। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो का इंतजार करिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।